काल के क्रम में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास, ठीक है, यानी कि कश्मीर के राजवंशों के बारे में। कश्मीर में जो है कितने राजवंशों ने शासन किया, उसके बाद उनका सोर्स क्या है, उनका स्रोत क्या है। तो इसके अंतर्गत जो है 2-3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये समझेंगे इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, यानी कश्मीर के विभिन्न राजवंशों का इतिहास हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। उसके बाद जो है क्या जानेंगे, यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कश्मीर में जो है कितने राजवंशों का, तो 3 राजवंशों का शासन आता है, और उन 3 राजवंशों में किन किन शासकों का कितना कितना योगदान है सत्ता के संचालन में, ठीक है, शासन के संचालन में सारे चीज को कवर करेंगे। तो 3 वंश आता है, कौन कौन सा, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ठीक है, क्रमिक रूप से आता है। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पूछा जाता है कि कारकोट वंश के बाद कश्मीर में किन वंश का शासन आता है, तो उत्पल वंश का, और उत्पल के बाद कौन आता है, लोहार, ठीक है। और यहाँ तक हम पढ़ेंगे, और इन तीनों वंशों में मुख्य मुख्य शासकों का जो मुख्य मुख्य कार्य है उसको देखने की कोशिश करेंगे जहाँ सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है ना सोर्स के बारे में आते हैं। तो कश्मीर के राजवंश का अध्ययन करने का मात्र एक ही स्रोत है, कौन सा स्रोत है, ठीक है, कल्हन के द्वारा जो लिखा गया है राजतरंगिणी, इसी के अंतर्गत जो है हम लोग कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं। तो याद रखना चीजों को, इसमें बहुत सारा स्रोत नहीं है, बस एक ही स्रोत है कश्मीर के राजवंशों को जानने का। कौन सा स्रोत है, तो राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के बारे में 4-5 मुख्य बातें याद रखना जरूरी है। पहला ये, इनका लेखक कौन है, तो कल्हन है। पहले भी क्लास में, पीछे भी क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गए, कल्हन। अगर भाषा की बात करें तो राजतरंगिणी जो लिखा गया था यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, और याद रखना यह जो है राजतरंगिणी जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है, प्रथम बार क्रमिक इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, प्रथम बार, ठीक है। राजतरंगिणी के बारे में याद रखना है, पहला इसका लेखक के बारे में पूछा तो कल्हन लेखक हो गया। उसके बाद भाषा की बात करें, राजतरंगिणी को जो किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, और कल्हन के द्वारा प्रथम बार इतिहास को क्रमिक रूप से लिखने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, आदि काल से लेकर, आदि मानव से लेकर जो है 1100 कब तक आता है जानते, 1151 तक का इतिहास इनके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना चीजों को। तो कल्हन के द्वारा प्रथम बार क्रमिक इतिहास लिखने का प्रयास किया जाता है, और इन्होंने कहां से कहां तक का इतिहास लिखता है, आदि काल से लेकर, ठीक है, आदि मानव के काल से लेकर 1151 ईस्वी तक जो है इन्होंने इतिहास लिखने का काम करते हैं, 1151 तक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कल्हन के द्वारा जो है इतिहास लेखन जो है कहां से कहां तक किया गया, आदि काल से लेकर 1151 ईस्वी तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया इसका इतिहास लेखन कार्य। उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है ना कश्मीर के प्रत्येक राजवंशों की जानकारी दी गई है, और अंत में जो है कौन सा वंश आता है, लोहार वंश, और लोहार वंश के का जो अंतिम शासक आता है जय सिंह, इसी जय सिंह तक इसका जो है इतिहास समाप्त हो जाता है, किसका, कल्हन का जो राजतरंगिणी है। और याद रखना चीजों को, राजतरंगिणी जो लिखा गया कल्हन के द्वारा, प्रथम बार इन्होंने निरपेक्ष होकर लिखा, यानी कि राजा के शासक के गुणों अवगुणों का चर्चा किया। प्राचीन काल में क्या देखा जाता था, जिन शासक का आश्रय कवि है उन राजा का सिर्फ गुणों को लिखता था, उनके अवगुणों को, उनके दोषों को नहीं लिखता था। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या करा, उनके गुणों अवगुणों, क्या अच्छाई था क्या बुराई था, सभी चीज को निरपेक्ष रूप से लिखा, और इसलिए यही इसका जो गुण है एक प्रमाणिक स्रोत बनाता है। और इसी वजह से बहुत सारा इतिहासकार जो इतिहास लेखन का कार्य अगर करता है तो इस राजतरंगिणी को प्रमाणिक स्रोत मानता है, ठीक है, और इस पर आधारित इतिहास लिखने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया। तो और इसमें याद रखना है 8 तरंग हैं, टोटल कितने तरंग हैं, 8 तरंग का मतलब समझ सकते हो, उदाहरण जिसको कह सकते हैं। उसके बाद जो 8000 श्लोक, याद रखना चीजों को, राजतरंगिणी के अंतर्गत जो है 8 तरंग और कितने श्लोक, 8000 श्लोक। और जिन तरंगों में किनका इनका चर्चा है, तो याद रखना चीजों को, प्रथम से लेकर 3 तरंग तक, पहला दूसरा तीसरा, इसमें कश्मीर का इतिहास है, किसका इतिहास है, कश्मीर का। और फिर चौथे से लेकर छठे तक जो है कारकोट और उत्पल वंश की जानकारी दी गई है, प्रत्येक शासकों के बारे में, उनके गुणों अवगुणों के बारे में डिटेल से लिखा गया है, ना कि सिर्फ उनका राजा का शासक का वाहवाही किया गया है, बल्कि उनके दोषों को भी लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना चीजों को। तो हम क्या बताएं, यह जो है राजतरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है, 8 तरंगों में, और कितने श्लोक हैं, 8000। और इन तरंगों की बात करें तो पहला से लेकर तीसरा तरंग तक, ठीक है, कश्मीर का इतिहास है। उसके बाद चौथा से लेकर छठा तक, 2 तरंग तक, चौथे से लेकर छठे तरंग जो है कारकोट वंश और उत्पल वंश की जानकारी दी गई है। और लास्ट में जो बचता है 7वां से 8वां जो तरंग है, इसमें किसका है, लोहार वंश का जानकारी है। और यहीं पर आकर इसका जो है लोहार वंश ही इसका लास्ट वंश है, किसका, राजतरंगिणी जो लिखा गया है, और अंतिम शासक जयदेव
जयसिंह तक आते आते पूरा एकदम से समाप्त हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं विभिन्न राजवंशों की तरफ। कश्मीर में जो है 3 राजवंशों का शासन आता है। कितने वंशों का? 3। कौन कौन सा? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो इन तीनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कारकोट वंश। कारकोट वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। चीज़ों को याद रखना, संस्थापक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो याद रखना चीज़ों को। कारकोट वंश जो है इसका संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। और इनके समय में ही, कारकोट वंश के समय में ही ह्वेनसांग, जिसको युवान चांग भी कहा जाता है, इनका यात्रा होता है, यानी कि कश्मीर आते हैं। कौन? ह्वेनसांग, ठीक है। और ह्वेनसांग का नया नाम तुम लोग को क्या जानकारी के लिए मिला? युवान चांग। क्या बोलते हैं इसको? युवान चांग। चूंकि चाइनीज था ना, चाइना में ऐसा सभी नाम रहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ह्वेनसांग बोल दिए, लेकिन उसका क्या रियल नाम है? चाइनीज नाम युवान चांग, ठीक है। यह कश्मीर की यात्रा पर आता है। और इनका उसके बाद जो है दुर्लभ वर्धन के बाद इसका पुत्र शासक बनता है। पुत्र कौन सा है? दुर्लभक, ठीक है। और दुर्लभक जो है 632 ईस्वी से 682 ईस्वी तक शासन करता है। तत्पश्चात क्या होता है? उसके बाद जो है चंद्रापिड शासन संभालता है। और चंद्रापिड जो है एक न्यायप्रिय शासक हुआ, जो कल्हण के द्वारा जो है बताया गया है, बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रापिड के बाद शासक बनता है तारापिड। और यह तारापिड जो है बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था, ठीक है। यह बात किसने बताई है? कल्हण ने। चूंकि जानते हैं कल्हण ने ना किसी राजा का, किसी शासक का वाहवाही सिर्फ नहीं किया, बल्कि उनके गुणों अवगुणों को भी लिखा। तो देख पा रहे हो ऐसा क्यों होता था? मान लो मेरा कोई सपोज दे तुम लोग मेरा असिस्टेंट है, हम कहेंगे मेरा इतिहास लिखो, तुम लोग गलत गलत बात लिख देगा, हम छोड़ेंगे तुम लोग? हम शासक हैं? सजा दिया जाएगा, रस्सी में बांध के से लटका दिया जाए, हमारे बारे में गलत गलत बात लिखता है। लेकिन ऐसा प्रभाव कल्हण पर नहीं था। इन्होंने निष्पक्ष होकर इतिहास लिखा, ठीक है। उनके बुराइयों को भी लिखा। देख पा रहे हो यहाँ पर चंद्रापिड को न्यायप्रिय बताता है। उसके बाद जो शासक बनता है तारापिड, उसे बहुत ही क्रूर और निर्दयी बताया, ठीक है। तो इसी से जानकारी हमें पता चल जाता है। निरपेक्ष होकर इन्होंने, ठीक है, इतिहास लिखा। उसके बाद जो है प्रमुख शक्तिशाली, कारकोट वंश में एक प्रमुख शक्तिशाली राजा बनता है ललितादित्य मुक्ताभिड, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्होंने जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था कश्मीर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ललितादित्य मुक्ताभिड, ठीक है। और ललितादित्य मुक्ताभिड किस वंश से संबंधित है? तो कारकोट वंश से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और इन्होंने यशोवर्मन को पराजित किया था। यशोवर्मन कौन था? यशोवर्मन कन्नौज का शासक था, ठीक है, उसको पराजित किया था। और इसका अंतिम राजा, कारकोट वंश का अंतिम राजा था जयापिड, ठीक है। और इसका जो है 810 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो इतना याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सिर्फ स्थापना, उसके बाद जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापिड से संबंधित है। तो ध्यान से चीज़ों को समझो। तो कारकोट वंश की स्थापना याद रखना, चीज़ों को स्थापना किया था दुर्लभ वर्धन ने। और इसी के समय में भारत कश्मीर यात्रा पर कौन आता है? कश्मीर की यात्रा पर कौन आता है? ह्वेनसांग, ठीक है। और उसके बाद उसका पुत्र दुर्लभक जो होता है, ठीक है, किसका पुत्र है? दुर्लभ वर्धन का पुत्र दुर्लभक, यह शासन पर बैठता है। 632 से लेकर 682 ईस्वी तक शासन करता है। तत्पश्चात क्या होता है? चंद्रापिड शासन में आता है। और चंद्रापिड को बहुत ही न्यायप्रिय शासक बताया गया है कल्हण के द्वारा। उसके बाद कौन बनता है? तारापिड। और तारापिड जो है बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो राजतरंगिणी से। इनकी जानकारी कौन दे रहा है? तो कल्हण, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। और कारकोट वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? ललितादित्य मुक्तापिड। इन्होंने जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? कश्मीर में। और साथ ही साथ इन्होंने यशोवर्मन को पराजित किया। यशोवर्मन कहाँ का शासक था? कन्नौज का, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और याद रखना है कारकोट वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? जयापिड। कौन हुआ? जयापिड। यहाँ तक तुम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्पल वंश की तरफ। उत्पल वंश में बहुत ही कम पॉइंट्स है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला है स्थापना। स्थापना जो है अवंती वर्मन के द्वारा किया गया है। तो याद रखना चीज़ों को। यहाँ कारकोट वंश का स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा। और इनमें जो है शक्तिशाली शासक कौन हो गए? ललितादित्य मुक्तापिड। और अंतिम शासक याद रखना है जयापिड। और इनमें जो है उत्पल वंश का स्थापना किसने करा? अवंती वर्मन ने। और इन्होंने अपने नाम से एक नगर बसाया कश्मीर में, अवंती वर्मन, ठीक है, नाम से एक नगर बसाया। और इसका एक इंजीनियर था, ठीक है, अभियंता था। क्या नाम था उसका? सुय। और सुय के द्वारा जो है नहरों का निर्माण करा गया कश्मीर में। याद रखना चीज़ों को। तो कुछ पूछा जाएगा कि सुय नामक जो इंजीनियर है किस वंश से संबंधित है? तो उत्पल वंश से। इनके द्वारा क्या करा जाता है? नहरों का निर्माण कराया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि नहरों का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो ये
अवंती वर्मन के शासनकाल में। और अवंती वर्मन का संबंध किस वंश से है? उत्पल वंश से। और इनके इंजन का नाम क्या था? सुई। इन्होंने क्या करा था? नहरों का निर्माण करा था। एक रानी होता है दिद्दा नाम करके, ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी, हिटलर की तरह, ठीक है, जो मन में आए वही करेगा। तो रानी दिद्दा नाम था इसका, ठीक है। और इसका जब मृत्यु होता है जैसे, तो मृत्यु कब होता है? 1003 ईस्वी में। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? एक संग्राम राज करके व्यक्ति होता है, उन्होंने फिर लोहार वंश की स्थापना कर डालती है, ठीक है। तो समझो चीज़ों को, इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं। उत्पल वंश में याद रखना है, इसका जो है स्थापना अवंती वर्मन ने किया है, और खुद के नाम से एक नहर बसाया, सॉरी एक नगर बसाया। और इनका एक अभियंता था, इंजीनियर था, क्या नाम था? सुई। और इनके द्वारा क्या करा गया था? नहरों का निर्माण। फिर 900 जो है 80 ईस्वी में एक रानी दिद्दा नाम करके कोई शासिका बनता है, ठीक है, राजा सॉरी रानी बनता है, रानी का शासन आता है, रानी दिद्दा। फिर 1003 ईस्वी में इसका जैसे मृत्यु होता है, तो एक व्यक्ति होता है संग्राम राज, उन्होंने क्या करा? लोहार वंश की स्थापना कर डाली। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब लोहार वंश में आते हैं, तो लोहार वंश का स्थापना कौन किया? संग्राम राज। कौन किया? संग्राम राज। और संग्राम राज का शासन जो है 1003 से 1028 तक रहता है। ये हो गया तुम्हारा। और इसके बाद एक अनंत नाम का एक शासक बनता है लोहार वंश में, और अनंत जो है इसकी पत्नी होती है सूर्यमती। और सूर्यमती क्या करते जानते हो? इसका जो पत्नी होता है सूर्यमती, प्रशासन को संचालन में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रथम बार ऐसा देखा जाता है कि रानी के द्वारा, ठीक है, यानी कि राजा का जो रानी राजा का जो पत्नी है उनके द्वारा राजा को सपोर्ट किया जाता है शासन के संचालन में। तो एक अनंत नाम का जो शासक बनता है लोहार वंश के अंतर्गत, इनका सहयोग, बहुत ही सहयोग किया जाता है किसके द्वारा? अपनी ही पत्नी सूर्यमती के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है एक हर्ष शासक बनता है लोहार वंश के अंतर्गत। यह बहुत ही विद्वान कवि हुआ, और यह जो है कलहन का आश्रित कवि था। और इसी हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को। हर्ष का संबंध किस राजवंश से है? तो लोहार से, ठीक है। उसके बाद इसके समय में क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया। दो भाई का नाम था उत्सल और सुत्सल, ठीक है, दो भाई था कश्मीर का। जैसे अकाल पड़ा ना, किसके समय में? हर्ष के समय में, ठीक है। और इसको कश्मीर का नीरो कहा गया, जान गया। और इसके समय भीषण जब अकाल पड़ा तो दो भाई था उत्सल और सुत्सल, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के दौरान ही क्या होता है? हर्ष और उनके बेटे भोज का मृत्यु हो जाता है, मार दिया जाता है, दोनों हत्या कर दिया जाता है इन्हीं विद्रोह में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। तो लोहार में स्थापना कर दिया किसने? संग्राम राज ने। उसके बाद जो है अनंत शासक बनते हैं। तो इसमें अनंत का पत्नी का नाम क्या है? सूर्यमती, जो प्रशासन के संचालन में सहायता करता है किसका? अनंत नाम के एक शासक का। उसके बाद जो हर्ष नाम का जो शासक बनता है, बहुत ही यह प्रकांड विद्वान था, कवि था, ठीक है। और यह जो है कलहन का आश्रित कवि था, ठीक है। और इन्हें जो है हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। और हर्ष के समय में ही भीषण अकाल पड़ा, और अकाल के दौरान दो भाइयों ने क्या कर दिया? विद्रोह। कौन था? उत्सल और सुत्सल। और इसी विद्रोह के दौरान जो है हर्ष और उनके बेटे भोज का हत्या कर दिया जाता है। और क्या होता है? यहाँ पर लिख दिए हैं 1101 ईस्वी में हत्या होता है हर्ष और उसके पुत्र भोज का। और अंतिम शासक इसका जो जय सिंह होता है, और जय सिंह का शासन जो है 1128 से 1155 ईस्वी तक होता है। इन जय सिंह के बारे में याद रखें, इन्होंने यवनों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? यवनों को। और फिर क्या होता है? अंतिम राजा जो जय सिंह है, इसी जय सिंह पर आकर राज तरंगनी का इतिहास समाप्त हो जाता है, ठीक है। कलहन का विवरण समाप्त हो जाता है, ठीक है। याद रखना चीजों को, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा कारकोट वंश का स्थापना किया। कारकोट वंश का स्थापना किसने किया? दुर्लभवर्धन। उसके बाद पूछा जाएगा कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक कौन हुआ? ठीक है, ललितादित्य मुक्ताभिड, इन्होंने क्या करा था? मार्तंड मंदिर का निर्माण। उसके बाद पूछा जाएगा कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन? तो जयाभिड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्पल वंश का संस्थापक पूछा जाएगा। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। और क्या होता है? अवंती वर्मन। और इसका अंतिम शासिका कौन होता है? दिद्दा, रानी दिद्दा करके। उसका जब 1103 में मृत्यु होता है तो उसके बाद संग्राम राज के द्वारा किस वंश की स्थापना करी जाती है? लोहार वंश की। और लोहार वंश का अंतिम शासक कौन होता है? जय सिंह। कौन होता है? जय सिंह। और इस तरह से कलहन का इतिहास समाप्त हो जाता है, राज तरंगनी समाप्त हो जाता है।